ना कोई हिंदू ना कोई मुस्लिम सिख ईसाई है। क्या कभी सोचा किसने आग लगाई है? आग लगाने वाले कौन है? हमारे लोग खुद आग लगा के रोटियां सेकते हैं और ये हमारे को समझाते हैं। भाई मैं तो कहता हूँ मैं अंधभगत था। मोदी जी से काफ़ी मीटिंग हुई, नड्डा साहब से काफ़ी मीटिंग हुई। हर पूरे देश में कम से कम 500 स्टेजें करी है मैंने मोदी जी की, योगी जी की, और एक रिकॉर्ड रहा जहाँ मैं जाता था वो चुनाव जीत जाते थे। 15 साल आपने बीजेपी के लिए गाने लगे। 15 साल के बाद जाकर आपको ये बात समझ आई कि हमारा देश बेरोजगारी, महंगाई और किसान परेशान है। 15 साल मोदी जी की भक्ति करने के बाद अब सोशल मीडिया पे गाना वायरल हो रहा है राहुल गांधी जी से माफ़ी मांगते हुए। इसी क्रम में हमारे साथ जुड़ गए हैं रॉकी मित्तल, उनसे करेंगे खास बातचीत। राहुल गांधी की से माफ़ी मांगते हुए आपका एक गाना वायरल हो रहा है। 15 साल आपने बीजेपी भक्ति की। लोग ये कह रहे हैं कि क्योंकि अब आपको लग रहा है कांग्रेस मजबूती से हरियाणा में जीतने वाली है, इस वजह से आपने कांग्रेस में जो अंधभक्त लोग मुझ पे ये आरोप लगा रहे हैं कि मैं मौका परस्त हूँ, मैं उन अंधभक्तों से एक ही बात पूछना चाहता हूँ। जब 4 साल पहले मुझे जेल में डाला था तो अंधभक्तों ने क्यों नहीं बोला कि खट्टर साहब आपने गलत किया? उसके बाद मुझ पे 3-4 मुकदमे किए, कभी अंधभक्तों ने नहीं बोला कि क्यों किए? जब नवीन जिंदल जी, अशोक तंवर जी, अशोक चौहान जी, पता नहीं कितने बाकी पार्टियों के नेता बीजेपी में आते हैं, वो देशभक्त बन जाते हैं। यदि कोई बीजेपी का सताया हुआ कांग्रेस की तरफ चला गया तो मौका परस्त कैसे बन सकता है? आप डबल गेम कैसे खेल सकते हैं? भाई आपकी कोई सिस्टम तो होगा ना। ये सिक्का तो है नहीं, एक सिक्के के तो पहलू है। ये राजनीति है। राजनीति में ये तो आप बोलो कि जितने भी जा रहे हैं वो मौका परस्त है, फिर तो जॉब में आ रहे हैं वो भी मौका परस्त है। मैं वही इसलिए ये सवाल, क्योंकि जैसे नेता करते हैं वही आप करते हुए नजर आ रहे हो। मैंने नेतागिरी वाला काम नहीं किया। मैं 4 साल तक मोदी जी के आगे गुहार लगाता था, पीएमओ में संगठन में गुहार लगाता रहा। मैं जेपी नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के चक्कर पे चक्कर काटता रहा। उसके बाद भी मैंने पार्टी छोड़ने से पहले 15 दिन के लिए टाइम दिया। भाई मुझे न्याय चाहिए। मेरे पे किसी ने गौर नहीं किया, इसलिए चला गया मैं। लेकिन उस तरीके से आपने आवाज़ भी नहीं उठाई जैसे आज आप बता रहे हैं कि ये आपके साथ हुआ। खट्टर साहब आपसे नाराज़, वो इसलिए चिढ़ते थे क्योंकि आप हमेशा मोदी भक्ति हमेशा आगे लगाते थे। ये सारी बातें आपने उस टाइम खुल के इतना नहीं सामने आया। मैं सामने आया था, मैंने इनके ऊपर गीत भी गाए थे। खट्टर साहब ने जेल में डाल दिया। उस टाइम मैं रोता रहा, चिल्लाता रहा। 21 दिन जेल में काट के आया हूँ मैं। 14-15 साल काम करने के बाद व्यक्ति जेल में जाए, उसके माँ बाप रोए, घर वाले रोए, बच्चे रोए, उसके दिल पे क्या बीतती है? इन लोगों को समझना चाहिए। और जो लोग मान लो कुछ भी नहीं करते, अब किरण चौधरी जी आई 2 महीने पहले ही राज्यसभा में चली गई और उसके बाद ही बोलेंगे कि हरियाणा के अंदर जाट है, नॉन जाट है। क्यों? मैं कहता हूँ ना कोई हिंदू ना कोई मुस्लिम सिख ईसाई है। क्या कभी सोचा किसने आग लगाई है? आग लगाने वाले कौन है? हमारे लोग खुद आग लगा के रोटियां सेकते हैं और ये हमारे को समझाते हैं। भाई मैं तो कहता हूँ मैं अंधभगत था और ऐसा गाना भी बनाऊंगा, अंधभगत नहीं देशभगत तो बनना है। मैं गाना गाऊंगा। आपने कहा आप अंधभक्त नहीं देशभक्त बनना चाहते हैं। बेरोजगारी मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, आप खुद हरियाणा से, तो आपने ये गाने पहले क्यों नहीं? 200 से ज़्यादा गाने आपने बीजेपी के तो लिखे। मैंने गाया, इसी बात की लड़ाई हुई थी। मेरे को बोला गया था कि किसान मुद्दे पे गाना गाओ, किसानों पर बचोले हुए बीच में। मैं भी किसान का बेटा हूँ, आड़ती भी हूँ, तो मैंने वो गीत नहीं गाया, तभी तो मुझे सस्पेंड किया, जेल में डाला। उसी का खामियाजा भुगत रहा हूँ। मेरा कसूर क्या था? यही कसूर है ना। फिर मैंने 200 गीत राहुल गांधी जी के खिलाफ गाए, कांग्रेस के खिलाफ गाए और मोदी जी के, योगी जी के लिए 200+ गीत गाए। अरे उन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं, इन्होंने जेल में डाल दिया, मुकदमे भी ठोक दिए। मैं कब तक प्रताड़ित होता रहूँगा? लेकिन जो आप कह रहे हैं आप प्रताड़ित कब तक होते हो, उस मुखरता के साथ आपने अपना ना तो ये बात रखी जो मैंने अभी तक समझा, वो क्या कारण? मीडिया में नहीं रखी, मैंने नहीं चाहिए थी आप। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आगे रखी, जोर शोर से रखी। पीएमओ में बार लेटर डाले, बीजेपी के बाकी नेताओं को बोलता रहा, किसी ने भी नहीं सुनी। एक खट्टर साहब का इतना भय और डर। मैंने ये सोचा था कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, संगठन है बहुत बड़ा, यदि मेरी खट्टर साहब से बिगड़ गई तो ऊपर वाले संभाल लेंगे। काम तो मैंने मोदी जी का किया था। मुझे नहीं पता था कि खट्टर साहब ही सब कुछ है और संगठन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सबसे बड़े पावरफुल वही है। और वो पर गुमराह करते रहे, उनका मिलना तो ईजी था, हमें कौन मिलने देता एकदम। हम चिल्लाते रहे, रोते रहे, रोने की सिवा हमारे पास क्या था? और जुल्म पे जुल्म करता रहा, 4 साल तक जुल्म सहता रहा। पैसे भी लौटाता, तन मन धन से सेवा की। जो मेरे पास उस टाइम प्रॉपर्टी थी वो बेच के मैंने गाने बनाए। मिला क्या? जेल, मुकदमे।
और आज मैं पैसियाँ भुगत रहा हूँ। अंधभक्त यदि मैं मीडिया के आगे बोलता तो ये लोग कहते कि आपने मीडिया में बोलने की क्या जरूरत थी। आज तो आप बोल रहे हैं मीडिया। अब तो इसलिए बोल रहा हूँ ना, जब इन्होंने नहीं सुनी, 4 साल के बाद बोल रहा हूँ ना। यदि ये चुनाव निकल जाते तो लोग मुझे कौन जानता। अब मैंने जिसके खिलाफ 200 गीत गाए, मैंने माफ़ी तो मांगी है ना। मुझे माफ़ करना राहुल मेरे भाई, नफरत फैलाई हमने तूने मिटाई, मुझे माफ़ करना राहुल मेरे भाई। यदि मैंने गलती की है और उसकी सॉरी फील कर रहा हूँ, उसमें गलत क्या है। ये बड़े दिल वालों का काम होता है जो गलती करके माफ़ी मांगी। मैंने माफ़ी मांगी है और मैं देश से माफ़ी मांग रहा हूँ और आगे नफरत ख़त्म करने के गीत भी गाऊंगा। बातें ये चल रही है कि सुरजेवाला के सामने आप लड़ना चाहते थे चुनाव, आपको टिकट नहीं मिली, आपने टिकट की मांग रखी, इसलिए अब आप बीजेपी के अगेंस्ट। ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी के अगेंस्ट हो गया। जब चोरों मैंने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ गीत गाए, वही भ्रष्टाचारी बीजेपी में आ गए, तो संस्कार तो ख़त्म हो गए ना। मेरे को बोला था कि कोयला चोर के खिलाफ गाने, मैंने गाने गाए नवीन चिंदे के खिलाफ, वही बीजेपी का सांसद है। जिन लोगों के खिलाफ ये गीत मैंने गाई वो सारे आज बीजेपी में है। पर जब कोई संस्कृति नहीं है, संस्कार नहीं है, तो रह के भी क्या करेंगे। मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। जब भ्रष्टाचारी सारे इधर आ गए, उधर तो मैदान खाली हो गया ना। मैंने किसी पार्टी से मेरी लड़ाई नहीं थी, लड़ाई थी भ्रष्टाचार के खिलाफ। सारे तो इकट्ठे हो गए, तो क्या रह गया फिर। लेकिन आपने राहुल गांधी के बारे में बोला इटली जाते हैं, गानों में आपकी ऐसी ऐसी भाषाओं का भी प्रयोग आपने उस टाइम पे किया। आप वो वाली बातें तो अभी भी आप सही बोल सकते हैं। बीजेपी वाले मुझे कहते थे आप मोदी जी के गीत गाते हो, योगी जी के गीत गाते हो तो स्टार हो। आप कभी राहुल जी का गीत गा के देखना, पता लगे कितने लोग देखेंगे। मैंने एक ही गाना गाया, मुझे माफ़ करना राहुल मेरे भाई, तो वर्ल्ड फेमस हो गया। अभी 5-4 गीत आएंगे तो क्या हालत होगी। भैया सहन शक्ति रखिए, तुमने कोई पैसे नहीं दिए और कोई बीजेपी का गुलाम नहीं था मैं। और मैंने भारी में गीत गाए थे, मुफ्त में गाए थे, और जो कांग्रेस के गीत गाए ये भी मुफ्त में गाए। मैं देश खर्चा कैसे आज़ाद, देश का आज़ाद नागरिक को किसी को किंतु परंतु करने का हक नहीं है। जब ये चोरों को शामिल करते हैं तब तो देश के लोग इन पे अंधभक्त आवाज़ नहीं उठाते। जब मेरे जैसा कोई शरीफ आदमी, प्रताड़ित हुआ हुआ आदमी चला गया तो इनको प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। मैं अकेले, मैं तो लड़ूंगा, जंग पे हम लड़ेंगे, राज ये करेंगे। ये दरबारी घोड़े हैं, हम जंगी घोड़े हैं। जंग आएगा तो रुक्की मित्तल जैसे लोगों को कार्यकर्ता को उतार देंगे, और जब राज करने का वक्त आएगा तो चापलूस और एसी में बैठने वाले राज करेंगे। ये फ़र्क है हम में उन लोगों में। आपने कहा कि आप पैसे नहीं लेते हैं, आप मुफ्त में गाने लिखते हैं, गाते हैं, तो आपको क्या मिल रहा है। किसान हूँ, मेरे 2 भाई हैं, पप्पू कमाता है, 2 बेटे कमाते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, चल रहा है काम। परमात्मा कई दोस्त सपोर्ट कर देते हैं। आज भी एक दोस्त ने बुलाया, उसने सपोर्ट किया, पेरेंट भी सपोर्ट कर देते हैं। तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे अगर आपको मौका दिया जाए। मैं इस बार तो लड़ना चाहता ही नहीं, मैं तो चाहता हूँ लड़वाऊँ। अरे अब 4 बंदे को मेरी ज़रूरत पड़ती है पब्लिसिटी में। मैं तो चाहता हूँ ना सबका चेता बन के काम करूँ। मुझे क्या ज़रूरत है चुनाव लड़ने की। सबके आगे हाथ जोड़ो, काम फिर होते ही नहीं है। अभी आज बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, कई मुद्दे हैं। मैं कहता हूँ भाई जात धर्म से ऊपर उठकर बेरोजगारी के खिलाफ लड़ना चाहिए, महंगाई के खिलाफ लड़ना चाहिए, और जो आपस का भाईचारा वो बनाना चाहिए। और पूरे देश का एक सिस्टम ऐसा बनना चाहिए कि हर देश का एक ही संविधान हो, एक ही कानून हो, एक ही हर चीज़ हो, ताकि सारा देश हमारा आगे बढ़े, बाहर की कंट्रियों की तरह। 15 साल आपने बीजेपी के लिए गाने लगे, 15 साल के बाद जाकर आपको ये बात समझ आई कि हमारा देश बेरोजगारी, महंगाई और किसान परेशान है। मैं तो बाकी अंधभक्तों को ही बोलूँगा कि मुझे तो अकल आ गई, तुम्हें भी आनी चाहिए। और मेरे ऊपर कमेंट करने से पहले अपने गिरेबान में झांको तो पता लगेगा भाई मेरा तो चश्मा उतर गया अंधभक्ति का। पॉलिटिक्स में 2 प्रकार के चश्मे होते हैं, एक अंधभक्ति का और एक विकास का चश्मा है। आज मैं विकास के चश्मे से देख रहा हूँ, आप आज भी अंधभक्ति के चश्मे से देख रहे हैं। प्लीज़ अंधभक्ति का चश्मा हटाइए, आपको पूरे देश की असली तस्वीर नजर आएगी। ये अंधभक्ति तो एक पार्टी की, किसी भी पार्टी की तरफ हो सकती है। मान लीजिए बीजेपी हो, चाहे कोई एक इंसान सिर्फ कांग्रेस को बिना सोचे समझे वोट दे रहा है, ये भी तो अंधभक्ति हो सकती है, या फिर कोई भी पार्टी उसमें। भाई मैं देश के लोगों से पूछना चाहता हूँ, जब 14 में सरकार आई, 19 में सरकार आई, जिन लोगों के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी, कांग्रेस के खिलाफ, समाजवादी, बहुजन समाज पार्टियाँ, ऐसी बहुत पार्टियाँ थी, लालू जी, उनके सारे नेता बीजेपी में आ गए। कौन सा गंगा जल है भी वो ठीक हो गए। पहले तो भ्रष्टाचारी थे, जब इधर आए वो सारे ठीक हो गए। भाई कम से कम एक पैमाना तो रखोगे ना आप, या तो ये बोलोगे पार्टी ईमानदारों की है, हम दूसरी पार्टी के नेता को नहीं लेंगे, फिर उसको ज़बरदस्ती डरा के धमका के रखना, फिर मैडम वो भी गलत है। डबल मीनिंग नहीं होना चाहिए। डबल जो राजनीति गेम है ना, जो सब पे लागू नहीं होनी चाहिए। राजनीति हिपोक्रेसी का गेम है। मैं फिर जब ये
मुझे देखिए ये तो कांग्रेस पार्टी का भी है, कांग्रेस पार्टी बीजेपी में जाती है, जैसे ही चुनाव आने होते हैं बीजेपी वाले कांग्रेस में चले जाते हैं, कांग्रेस वाले बीजेपी में चले जाते वो हैं। चले जाते तो मेरे से भी क्या परेशानी है। कई लोग मेरे को कमेंट करेंगे मौका परस्त है। हाँ भाई, भाजपा ने सिखा दिया मुझे मौका परस्त बनना, भाजपा ने सिखा दिया मुझे बेशर्म बनना। भाई हर चीज़ को भाजपा ने सिखा दिया। मैं तो उन्हीं की क्लास का बच्चा हूँ, जैसा वो करते मैं तो ऐसे ही करूँगा। ये आपने एक्सेप्ट कर लिया कि आप भी मौका परस्त इंसान हैं। जब वो कह रहे हैं कि मौका परस्त है, जब पार्टी सारी मौका परस्त है, फिर मैं घर बैठा रहूँ, धक्के खाता रहूँ, पैसे भुगता रहूँ, इससे बढ़िया तो ऐसे बनूँ जैसे वो लोग हैं। तो अच्छा ये बताइए कि आपने इतने साल जो गाने लगे उसमें कभी आपको मोदी जी ने या फिर जेपी नड्डा या जो भी बड़ी पार्टी मतलब बीजेपी के बड़े लीडर्स हैं, कभी उन्होंने आपको प्रोत्साहित किया, कहा, सराहाया आपके गानों? नहीं, सराहा, बहुत सराहा। मोदी जी से काफ़ी मीटिंग हुई, नड्डा साहब से काफ़ी मीटिंग हुई। पूरे देश में कम से कम 500 स्टेजें करी है मैंने मोदी जी की, योगी जी की। और एक रिकॉर्ड रहा, जहाँ मैं जाता था वो चुनाव जीत जाते थे। और अब भी मैं गारंटी करता हूँ जिसके लिए भी मैं काम करूँगा, जिसके साथ भी मैं जाऊँगा, चुनाव वही जीतेगा जो मर्जी जोर लगा ले। अच्छा, तो इस बार आपका कहना है कि कांग्रेस ही आ रही है हरियाणा? हरियाणा में कांग्रेस आने वाली है, गारंटी। और कांग्रेस की जरूरत है। जब मोदी जी की गानों की जरूरत थी, देश को मोदी जी की जरूरत थी, मैंने मोदी जी के लिए काम किया। जब उत्तर प्रदेश में योगी जी की जरूरत थी, मैंने योगी जी के लिए काम किया। आज हरियाणा में कांग्रेस की जरूरत है, इसलिए मैं कांग्रेस के लिए काम कर रहा हूँ। चाहे लोग मुझे मौका परस्त बोले, अंधभगत, चाहे मुझे कोई बेशरम बोले, कुछ बोले, वो तो उनकी श्रद्धा है बस। लेकिन एक ही बात बोलूँगा, जब मुझे जेल में डाला था तब ये लोग कहाँ थे? जब बाहर के चोर हमारी पार्टी में ज्वाइन करते हैं, उनको टिकटें मिलती हैं, तब ये लोग कहाँ थे? जब हमारे कार्यकर्ता घर बैठे रहते हैं, दूसरी पार्टी के लोग आकर राज्यसभा में चले जाते हैं, विधानसभा में चले जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, तो ये लोग कहाँ थे? बस मुझे बताते हैं। आपने बहुत बार ये बात अभी बोली कि आपको जेल में रखा गया, 4 साल कहाँ सब थे, तब आप कैसे जेल से बाहर निकले? क्या किस तरीके से आपको जेल में डाला गया, थोड़ा उसके बारे में भी बताइए। और कैसे आप बाहर आए? एक फर्जी केस बनाकर। क्या फर्जी केस? 4 बार केस, कोई मारपीट का केस था, 4 बार कैंसिल हो चुका था। खुद पुलिस मान चुकी थी कि मैंने वो मारपीट नहीं की। खुद हरियाणा पुलिस उसी को उठाकर उसमें धाराएं जोड़कर जेल में डाल दिया। लेकिन क्या कारण था कि आपको जेल में डाला? जेलसी कि मैं पॉपुलर था। खट्टर साहब कहते थे कि भैया तू मोदी भक्त मत लिखो, मनोहर भक्त लिखो। तो यही लड़ाई थी। लेकिन ये लड़ाई, ये तो पार्टी की बात है, इसमें तो आप पार्टी के लिए गाने लिख रहे हो, 200 से ज्यादा गाने आपने लिखे। पार्टी में ही कलेश की वजह से आपको अंदर हर पार्टी में एक अपना कलेश होता है, हर पार्टी में अपनी गुटबाजी होती है। खामियाजा आम आदमी भुगतता है, आम आदमी खामियाजा भुगतता है। पार्टी हर कलेश हर पार्टी में होता है। आप खुद को आम आदमी कहते हैं? मैं तो आम आदमी हूँ, आज भी किसी पार्टी में नहीं हूँ, आज़ाद हूँ। चलिए अब क्या नया गाना आने वाला है? मैं नफरत खत्म करने के ऊपर गाना है ना। राहुल कहते हैं नफरत को मिटाना है, वो मेरा गाना है। और अभी मेरा बहुत जल्दी गाना आएगा और अंधभक्ति के ऊपर गाना आएगा। अंधभक्त नहीं, देशभक्त। मैं अपने आप को बोलूँगा भाई ठीक है, मैं था अंधभक्त, मैं कब कह रहा हूँ नहीं था। 14-15 साल मैंने अंधभक्ति की है। और बाकी लोगों को बोलूँगा भाई अंधभक्ति छोड़कर विकास के रास्ते को चुने। चलिए धन्यवाद। हमारे साथ थे रॉकी मित्तल। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने एक्सेप्ट भी करी और बहुत सारी चीज़ों का जवाब दिया, जो मन में लोगों के सवाल थे उनका जवाब बहुत अच्छे तरीके से रखा। आपको क्या लगता है इस इंटरव्यू से कि क्या वो मौका परस्त है? हमने सारे सवाल लेने की जवाब लेने की उनसे कोशिश की, बहुत अच्छे से उन्होंने जवाब दिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हरियाणा में चुनाव है, आपको क्या लगता है? जैसे कि रॉकी मित्तल ने दावा किया है कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, कि आपको ऐसा लगता है? हमें प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बताएं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।